हेलो प्रतियोगी छात्रों, आपका सक्सेस यात्रा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहे हैं। जीके की ये श्रृंखला लगातार चल रही है। आप जो है हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी जो है दिक्कतें हैं हमसे साझा करें। आगे की श्रृंखला देखें आप। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को कहा जाता है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए सरकार के अधिकार को क्या कहा जाता है? स्वामित्व को कहा जाता है। स्वामित्व तो उसको कहते हैं जिसके पास संपत्ति का अधिकार होता है। तो ये आपका नहीं है। मालिकाना माल ये भी नहीं है आपका सर। राजगामित्व ये भी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा अधिग्रहण अधिकार या अभिग्रहण अधिकार कहा जाता है। तो किसी की संपत्ति को जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जब सरकार ले लेती है तो उसको अधिग्रहण अधिकार कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अभिग्रहण अधिकार। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है। उद्देशिका को के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया। किस मामले में ये भारत के संविधान का हिस्सा प्रस्तावना या उद्देशिका को माना गया था? संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण। तो इसमें चुनाव प्राधिकरण से संबंधित बातें हैं। ये आपका आंसर नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, ये भी आपका नहीं है। भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ये भी आपका आंसर नहीं। आपका आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बात जो है ये जो है माइलस्टोन है, जो है 1973 में ये जजमेंट आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का ही भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहां पर देखिए, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधान परिषद बनाने का या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, या राज्यपाल के पास होता है? तो राज्य के राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति के पास, तो भारत के राष्ट्रपति के पास भी ये अधिकार नहीं होता। राज्य विधानसभा और भारत की संसद, जब राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से ये जो है प्रस्ताव पारित करती है कि जो है राज्य विधान परिषद का निर्माण किया जाए, तो संसद जो है उस पर कानून बनाती है और ये अनुच्छेद 169 के तहत ये कानून बनाती है। इसके तहत ही जो है राज्य में विधान परिषद का जो है गठन या समापन किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत की संसद। किस संवैधानिक संशोधन संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या बैलेंसिंग व्हील कहा जाता है? किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या बैलेंसिंग व्हील कहा जाता है? यहाँ पर देखिए नीति आयोग दिया हुआ है, माल और सेवा कर परिषद, तो आपका यह आंसर नहीं होगा। नीति आयोग ये आपका आंसर नहीं है। इसका काम जो है नीतियां बनाना है। माल और सेवा कर परिषद ये भी आपका आंसर नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ये राजकोषीय संघवाद इसका विषय नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी इसका निर्माण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त आयोग आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भारत में राजकोषीय संघवाद, वित्त आयोग ही जो है सिफारिशें करता है कि राज्य और जो है केंद्र के बीच जो है राजस्व का बंटवारा किस प्रकार किया जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग का कार्य 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और इसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जिसका कार्यकाल 1951 से 56 तक था। केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष है वित्त आयोग के। और वर्तमान अध्यक्ष यानी 16वां वित्त आयोग चल रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगारिया जी हैं, जिसकी सिफारिशें 2026 से 31 तक के लिए
होंगे। और यहाँ पर देखें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। 1935 में की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। नीति आयोग ये गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा वित्ता योग, यही बैलेंसिंग व्हील है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था। यानी भारत और किस देश के बीच ये सीमा बनाती है रेड क्लिफ लाइन, जो है किसके बीच सीमा बनाती है। तो ये रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है रेड क्लिफ लाइन। वहीं पर चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाइन ये सीमा बनाती है। मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच ये डूरंड लाइन इसकी सीमा बनाती है। डूरंड रेखा या डूरंड लाइन इसकी सीमा बनाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सी आपका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है 1885, 1887, 1890 और 1891। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। 1887 में ये आपका आंसर हो जाएगा। जबकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर की गई थी 1885 में। जबकि 1991 में आर्थिक उदारीकरण किया गया। भारत में आर्थिक उदारीकरण किया गया। आर्थिक उदारीकरण किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 1887। ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम क्या है। ओटीटी का जो है ये संक्षिप्त नाम क्या है। ऑनलाइन टू टेलीविजन, ओवर द टेली स्क्रीन, ये नहीं है, ये टेलीविजन पर नहीं होता है। ओवर द टेली स्क्रीन ये भी नहीं है। ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन, यहाँ पे टेलीविजन की बात है, ये भी नहीं है। ओवर द टॉप ये आपका आंसर हो जाएगा। ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। किसको अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। राज्य सरकार के वाहन, इनको जो है बीमा में छूट होती है। राज्य सरकार के वाहन को इनको छूट होती है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नगर निगम के वाहन, इनको भी छूट, क्योंकि ये सरकार का ही हिस्सा होते हैं, इनको भी छूट होती है। तो ये भी आपका आंसर नहीं। केंद्र सरकार के वाहन, इनको भी जो है छूट होती है। तो ये भी हिस्सा नहीं है। आपका बचा निजी वाहन। तो तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है। निजी वाहनों को इसकी छूट नहीं है, बीमा आपको कराना होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। अपराध के आरोप से उचित संरक्षण कौन प्रदान करता है। कनेक्टिविटी, संयोजकता ये संरक्षण प्रदान नहीं करता। तो ये आपका आंसर नहीं। आईपी एड्रेस से इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पूरे नियम होते हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की जो है जानकारियां साझा होती हैं। आईपी एड्रेस कौन व्यक्ति कहां पर है, किस देश में है। जबकि एंटीवायरस ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये एंटीवायरस, ये भी आपका आंसर नहीं है। एनोनिमिटी, अनामिकता, एनोनिमिटी का मतलब होता है इसमें पहचान आपकी उजागर नहीं होती। तो साइबर अपराधी जो है इससे जो बड़ी अच्छी तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा एनोनिमिटी,
प्राथमिकता अपराधियों को संरक्षण प्रदान करती है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन इसका जनक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? किसने इस पर बहुत विशेष कार्य किया था, किसने स्थापना की थी? तो बिल गेट्स ये इसके जो है नहीं है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, सह संस्थापक हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ये सह संस्थापक हैं माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट के। और एलॉन मस्क ये स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। और टेस्ला कार के भी ये जो है निर्माता हैं। सैमूर के, ये सुपर कंप्यूटर के जनक में इनकी जो है संज्ञा दी जाती है, सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में। जबकि जॉन मैकार्थी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर जो है विशेष कार्य किया। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी, बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1951, क्योंकि ये 1951 की बात की गई है, तो ये आपका आंसर नहीं है। 26 जनवरी 1949 ये भी आपका आंसर नहीं है। अब दो ही बचते हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो अपनाने का कार्य 26 नवंबर 1949 को किया गया। इसी दिन से जो संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू किया गया, जैसे विदेशी मामले, रक्षा से संबंधित, और नागरिकता। इनको 26 नवंबर 1949 से ही लागू किया गया, जबकि पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा भी 26 नवंबर 1949, ये आपका आंसर हो जाएगा, अपनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? कौन सा मंत्रालय इसका प्रबंधन करता है? यानी एफडीआई जो विदेशों से आती है भारत में, उसका जो है प्रबंधन कौन करता है? विदेश मंत्रालय, ये इसका कार्य नहीं है विदेश मंत्रालय का, ये आपका आंसर नहीं होगा। भारतीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, तो इसमें सार्वजनिक उद्यम इनके अलग मंत्रालय, ये इनका कार्य नहीं है। विद्युत मंत्रालय, ये तो इसका कार्य है ही नहीं। बचा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यही जो है इसका प्रबंधन करता है। यह मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ये इसका प्रबंधन करता है। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो भी आते हैं सरकार के माध्यम से, ये इनका प्रबंधन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों को और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? बाघों को और शेरों को उनको प्राकृतिक आवास में रखता है। तो ये कार्य सिर्फ भारत ही करता है, उनके प्राकृतिक आवास में रखने का कार्य सिर्फ भारत ही करता है। अन्य देश जो है उसको चिड़ियाघरों में रखते हैं, जूज में रखते हैं। तो 1993 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम था जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से शेरों का जो है रखरखाव किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवासों में किया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत ही जो है प्राकृतिक आवासों में शेरों और बाघों को रखता है। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से अगस्त में मनाया जाता है, जून में, मार्च में या जनवरी में? तो मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष आपका जनवरी में मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जनवरी में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
अधिकतम संख्या कितनी होती है, 542 होती है या 520 होती है, 532 होती है या 552 होती है। तो लोकसभा के अधिकतम जो है संख्या होती है 552 होती है, 552 होती है। लेकिन वर्तमान समय में 545 सीटों को ही जनरली भरा जाता है और बाकी सीटों को छोड़ दिया जाता है, 545 सीटें ही भरी जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या के बारे में अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 552। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था, कार्यभार संभाला था? 1946 से 48, 1947 से 49 और 1947 से 51, 1948 से 50। तो 1948 से जो इसमें दिया गया है ये इसका आंसर, और 46 नहीं है, 48 से 50 ये आपका आंसर नहीं है, 46 से 48 ये भी आपका आंसर नहीं है। क्योंकि जो है 15 अगस्त 1947 से इन्होंने जो है कार्यभार को ग्रहण किया था और पहली महिला राज्यपाल बनी। तो 1947 से 49 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 15 अगस्त 1947 से मार्च 1949 तक ऑफिस में रही, इनका कार्यकाल यही था। 15 अगस्त 1947 से मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। तो बी इनका आंसर हो जाएगा, बी 1947 से 49। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 1924 में ये आईएनसी की कांग्रेस भी रही, आईएनसी की अध्यक्ष, सॉरी आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये अध्यक्ष भी रही 1924 में, इसकी अध्यक्षता की। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता था। इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। शांति के क्षेत्र में इनको जो है सम्मान दिया गया नॉर्मन बोरलॉग को। और एमएस स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जबकि वर्गीस कुरियन, ये ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति जिसे कहा जाता है, इसके भारत में जो है माने जाते हैं। वर्गीस कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जो है जनक माना जाता है। जबकि सुभाष पालेकर, ये आपका आंसर हो जाता है, इन्होंने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था, सुभाष पालेकर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सुभाष पालेकर। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे? मुगल शासक कौन थे? जहांगीर थे? जहांगीर नहीं होंगे, क्योंकि 1857 की बात की गई है और इनका कार्यकाल है 1605 से 27 तक इनका कार्यकाल रहा जहांगीर का। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, तो इसको क्रॉस करेंगे। औरंगजेब 1658 से 1707 तक इनका कार्यकाल रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। नाना साहब ये विद्रोह में शामिल थे और जो कानपुर से इन्होंने जो है इसका जो है नेतृत्व किया, विद्रोह का नेतृत्व 1857 में कानपुर से ये नाना साहब ने किया था, नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया। और बाकी रह गया जो बहादुर शाह द्वितीय। तो 1857 के विद्रोह मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। आपका आंसर हो जाएगा बी, बहादुर शाह द्वितीय। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? एम आर जयकर ने की थी।
तो एम आर जयकर ने इसकी स्थापना नहीं की थी। ज्योतिबा फुले, इन्होंने भी इसकी नहीं की थी। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जबकि महात्मा गांधी, इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। जबकि बच गया आपका बी आर अम्बेडकर, तो इन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 में की थी। बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर। और इन्होंने एक और जो है इसकी स्थापना की थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की, कारिणी सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो इन्होंने दो की स्थापना की, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। तो बी आर अम्बेडकर ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता सोशल मीडिया में कौन सी है? जूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जूम नहीं। इसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग की जाती है, ये आपका आंसर नहीं है। जबकि पिंटरेस्ट, ये भी आपका आंसर नहीं है। इंस्टाग्राम नहीं और फेसबुक, ये आपका आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है, ये फेसबुक की विशेषता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, फेसबुक। तो इसी तरह आगे के जो है डीएस के क्वेश्चन को देखने के लिए हमसे जुड़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।